हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में जनन, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर अपना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो है पुष्पीय पादप यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। तो देखें, इनमें हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जो जिनको हम कहते हैं आवर्त बीजी पादप, जिनके जो बीज होते हैं ये ढके हुए बीज इनमें पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म। और इनके बारे में आपने डिटेल से 11th क्लास में पढ़ लिया था, कंप्लीट है। अब जो आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर हम जनन पढ़ेंगे तो उनमें पाया जाता है लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम केवल अलैंगिक जनन ही स्टडी करेंगे, ठीक है, जिनको हम कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट चैप्टर का आपको लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या साइड में जो आई बटन है उस पर मिल जाएगा, कंप्लीट है। ओके, अब देखें क्या करते हैं। उनमें लैंगिक जनन होता है, तो उनमें लैंगिक जनन इसलिए होता है कि उनमें पुष्प लगता है, उनमें फ्लावर लगता है, और जो पुष्प होता है ये उनका जननांग होता है, यानी हम बोल देते हैं पुष्प है ये पादपों का जननांग है, यानी फ्लावर होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में। कौन से प्लांट में? ये एंजियोस्पर्म में। ठीक है, पुष्प के बारे में आपने स्टडी किया होगा पिछले साल भी कि जो पादप होता है उसमें होता है, ठीक है, एक फ्लावर एक्सिस लगता है, ठीक है, यानी पुष्पीय अक्ष होता है और उस पर पुष्प लगते हैं इस तरह, ठीक है, और इनको हम कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस हम उनको कहते हैं, ठीक है। और इनके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे केवल पुष्प के बारे में ही। तो देखिए, एक पुष्प है, एक फ्लावर, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले नीचे किस तरह फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पुष्पासन, ठीक है, या थैलेमस। थैलेमस के ऊपर इनके अलग अलग पार्ट जो फ्लावर है उसके मिलेंगे आपको। इनकी जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है उनको हम कहते हैं दल, ठीक है, दल या पेटल्स कहते हैं। और इनका जो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, दल का समूह है, ग्रुप हो जाएगा, उनको हम कहते हैं दलपुंज, ठीक है, दलपुंज, या हम उनको कह देंगे कोरोला। इनके बाहर की साइड में, दल के बाहर की साइड में हरे रंग की पंखुड़ियाँ जो होती है, ठीक है, पुष्पासन तो देखें ये है थैलेमस, हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती है। इन पंखुड़ियों को हम कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है, या हम उनको बोल देते हैं शेपल्स। और इनका जो समूह होगा, इनका जो ग्रुप होगा, ग्रुप का नाम हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दल पुंज हम उनको कह देते हैं, यानी हम उनको बोल देते हैं कैलिक्स। ठीक है, जैसे एक पुष्प है हमारे पास, एक फ्लावर है, उसमें 5 पंखुड़ियाँ ऐसे, तो दल तो हो गए 5, ठीक है, 5 हो गए, लेकिन उनके अंदर हम बोल देंगे दल पुंज, तो ये पूरा दल पुंज हो गया, यानी हम कह देंगे इनके दल पुंज में 5 दल पाए जा रहे हैं, कंप्लीट है। ओके, उसके ऊपर उनके अंदर फिर सबसे मध्य में एक पार्ट होता है इस तरह, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, या इसको एक और नाम बोला जाता है अंडप। इंग्लिश में हम इनको कह देंगे पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। इनका जो समूह होगा, जैसे इनमें भी हमने समूह पढ़ा था, इनका ग्रुप पढ़ा था, इनका ग्रुप है उसका नाम हो जाता है जायांग, ठीक है, जायांग कहते हैं। यानी हम बोल देते हैं एक जायांग में कितने स्त्री केसर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इसके जायांग है, ठीक है, इनको कहेंगे जायांग को हम इंग्लिश में बोल देते हैं गाइनोसियम। ओके, और उनके बाद में इनमें संरचना इस तरह और पाई जाती है, ठीक है, इसका नाम होता है क्या, स्त्री केसर, सॉरी पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर हम इनको कहेंगे, या हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टामेन। और इनका जो ग्रुप होता है, इनके ग्रुप का नाम होता है पुमंग, पुमंग,
ठीक है। अब पुमंग है तो इनको इंग्लिश में हम बोल देते हैं एंड्रोसियम, यानी हम कह देंगे कि इनके पुमंग में 5 पुंकेसर है, 6 पुंकेसर है, 10 है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनकी संरचना हो गई। इनमें जो मेन जननांग होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव अंग है, ठीक है, मुख्य यानी जो मेन रिप्रोडक्टिव अंग है वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो होगा स्त्री केसर और पुंकेसर। जबकि जो बाह्य दल और जो दल है ये है, और बाह्य दल है, ये दोनों के दोनों इनमें एसेसरी ऑर्गन है, यानी सहायक अंग है। कंप्लीट है। ओके, अब देखें इनमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम जननांग पढ़ रहे हैं, तो जननांग के रूप में 2 मुख्य अंग है, स्त्री केसर और पुंकेसर। पुंकेसर है यानी स्टामेन है, ये इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा है इनमें, इनमें पुंकेसर है, जिनको हम बोल देते हैं नर जननांग। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें स्त्री केसर, स्त्री केसर इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है, यानी हम बोल देंगे मादा जननांग है, जनन अंग है। ठीक है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ओके, तो इस प्रकार एक संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गई टिपिकल फ्लावर की, के पुष्प होता है वो कैसा होता है। एक चीज़ याद रखना है कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम पुष्प नहीं समझते, पुष्पीय पादप वाले नहीं समझते। फॉर एग्जांपल नीम का, तो नीम का पुष्पीय पादपों में ही आता है, खेजड़ी पुष्पीय पादपों में आता है, बेर पुष्पीय पादपों में आता है, गेहूँ है, बाजरा है, ये सब भी पुष्पीय पादपों के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। तो उनमें जब जो होता है ना, जैसे मान लो बाजरे का जो सीटा लगता है गेहूं में, इनमें तो ऊपर यहाँ पर पहले छोटे छोटे से तंतु से निकलते हैं, फिलामेंट से निकलते हैं। ठीक है, ये इनके छोटे छोटे पुष्प ही होते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है उनका, पुंकेसर, सॉरी पुंकेसर नहीं, पुष्पक्रम कहलाता है, जिनको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। कंप्लीट है। अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर मैं 11th क्लास का कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें अच्छी तरह डिटेल से बता दूंगा। कंप्लीट। अब हम इसमें स्टडी करेंगे पुंकेसर के बारे में, क्योंकि ये नर जनन अंग है, तो हम इसके नर जनन अंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। पुंकेसर के बारे में यानी जो स्टामेन है उसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। तो जो पुंकेसर होता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं स्टामेन, ये इनका नर जननांग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो एक अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। एक ऊपर का इसका फुला हुआ पार्ट है, फिर एक इसमें तंतु होता है, फिलामेंट होता है। ऊपर का जो फुला हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं परागकोश या एंथर, परागकोश या एंथर कहते हैं। फिर जो नीचे तंतु होता है, जो स्टाल्क होता है, उसका नाम होता है पूतंतु, पूतंतु, या हम उसको बोल देते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट होता है इसमें और एंथर होता है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के लिए होता है इनमें योजी, योजी या कनेक्टिव। तो ये इनके मेन पार्ट हो गए। अब ये जो होता है ना, इनका नीचे का जो पार्ट है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ रहता है किससे, ये जुड़ा हुआ रहता है, हमने अभी पढ़ा था, पुष्प का जो नीचे का फूला हुआ भाग था इस तरह का, उसको हमने कहा था थैलेमस या पुष्पासन। ठीक है, ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। इनके अलावा अगर आपने नाम सुना होगा दल लगन, ठीक है, ये नाम है आपका दल लगन, गेमी पेटलस। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये जो दल होते हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। कंप्लीट है। अब इसका मेन जो पार्ट है वो इसका एंथर भाग है, जो परागकोश भाग है, ये सबसे इसका मेन पार्ट है। इसका हमने इस तरह काटा, ऐसे बीच में से काट दिया। इसको काटते हैं, इसको हम कहते हैं इनका टीएस का ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट कहते हैं इसको। इनका टीएस काटा है हमने, अनुप्रस्थ काटा है। और इसकी संरचना देखी है तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, परागकोश है टीएस काटने पर, यानी जैसे ये तो साइड से था, अगर हम टीएस देखते हैं तो ये भाग आपको दिखाई देगा इस तरह का। ठीक है, टीएस काटा है तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये 2 पालियों में बटा हुआ रहता है, यहाँ से 2 पालियाँ हैं ये, तो इनको हम बोल देते हैं द्विपालित होता है,
ठीक है, 2 पालियाँ हैं, द्विपालित हैं, यानी हम बोल देते हैं इनमें बाई लोब्स स्ट्रक्चर होती है। कौन किसकी? एंथर की। और हर पाली के अंदर 2 इनके अंदर कोष्ठ होते हैं, यानी ये कोष्ठ है इसके, तो हर पाली में क्या होते हैं, इनमें 2 कोष्ठ होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 कोष्ठ होते हैं इनके, यानी हम बोल देते हैं इनमें चतुकोष्ठीय संरचना होती है। ठीक है, यानी इनमें 4 चैम्बर हो जाते हैं, जिनके लिए हम वर्ड काम में लेते हैं थीका, यानी हम बोल देते हैं ईच लोब्यूल्स इज डाइथिकस, यानी हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। कंप्लीट है। अब इनके हर कोने में एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह प्रेजेंट ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लगभग स्फेरिकल होती है, गोलाकार संरचना दिखने में दिखाई देती है, और इनको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम इनको कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी इनमें प्रेजेंट होती है। फिर इनकी जो वाल होती है ना, ये वाली जो भाग है, ये कहलाती है इसकी परागकोश भित्ति। परागकोश की भित्ति, भित्ति का मतलब होता है वाल, दीवार। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इनको ये है एंथर वाल है। ठीक है, अब जो एंथर वाल होते हैं इसमें 4 लेयर होती है। एक सबसे आउटर साइड की, सबसे बाहर की साइड की लेयर होती है। तो जो सबसे बाहर की साइड की लेयर रहेगी, द आउटर मेम्ब्रेन जो होगी, उसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस हम उसको कहेंगे। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में इसकी सेकंड लेयर स्टार्ट हो जाती है। इसकी भी एक परत होती है, यानी एक कोशिकीय परत है, इसकी 1 लेयर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में आती है इसके अंदर अंतैथीशियम। अंतैथीशियम या हम इनको बोल देते हैं एंडोथीशियम, उसका नाम होता है। इसकी भी एक ही लेयर होती है, ये इसके अंदर की ओर प्रेजेंट होती है, यानी ये जो सेकंड लेयर होती है ये एंडोथीशियम होगी। फिर उसके अंदर की लेयर और होती है जिसका नाम होता है मध्य परत। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मिडल लेयर। मिडिल लेयर। तो इसकी लेयर कितनी होती है? इनकी लेयर होती है 2 से 3 लेयर होती है। कई कई किताबों में मिल जाता है 1 से 6 लेयर भी। ठीक है, जैसे MTG वाले इन्होंने 1 से 6 लेयर दिखाया हुआ है, इसको 2 से 3 लेयर भी कई किताबों में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे अंदर की ओर जो लेयर होती है जिसका नाम होता है टेपिटम। टेपिटम कंप्लीट है। अब इनकी जो 3 लेयर है ना, ये सबसे बाहर की साइड में 3 लेयर है। इन 3 लेयर का काम 2 काम करती है। एक तो ये काम करती है सुरक्षा का, यानी ये सुरक्षा प्रदान करेगी किसको? ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी सुरक्षा का काम करेगी, यानी इनके प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उनको। एक काम तो इनका ये हो गया। दूसरा जो काम है इनका वो ये होता है कि सबसे जो ये तीनों की तीनों लेयर होती है ये स्फुटन में सहायता करती है। ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं डेहिसेंस में हेल्प करती है। अब ये स्फुटन क्या होता है, डेहिसेंस क्या होता है, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो लेयर सबसे अंदर वाली लेयर है जिसका नाम है टेपिटम। टेपिटम के कई कार्य होते हैं। एक काम होता है इसका एक फंक्शन होता है पोषण प्रदान करना। ठीक है, ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में इसके अंदर पोषण किनको प्रदान करती है, तो यहाँ की जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, उनको पोषण प्रदान करेगी। कैसे करेगी ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा इनके द्वारा इनमें पाया जाता है प्रोयूबिस कण। प्रोयूबिस कण जो एक प्रकार का वसा है, यानी फैट के ग्रेन्यूल्स है, यानी हम बोल देते हैं इनको प्रोयूबिस ग्रेन्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनसे फिर क्या होता है, इनसे बन जाता है एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन।
स्पोरोपोलेनिन। हम कह देंगे स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कौन करेगा, तो आप कह देंगे सर टेपिटम करती है। ठीक है, यानी इनको इंग्लिश में भी स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, तो इस पर लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में इनके द्वारा एक एंजाइम का भी निकलता है जिसका नाम होता है केलेज एंजाइम। ठीक है, ये नाम होता है उसका केलेज। ये केलेज एंजाइम याद रखना है, आप डिक्शनरी में लिख लें, जिनके नाम के आगे ASC लगता है वो सब एंजाइम का नाम है, एज लगता है, और जिनके नाम के आगे OSE लगता है वो सब कार्बोहाइड्रेट का नाम है, जिनके नाम के आगे ओज लगता है, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब चीज़ें जिनमें ओज लगता है। कंप्लीट है। तो ये एक एंजाइम है केलेज, जो केलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करेगा। अब ये केलोज क्या है, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसकी, एक जो एंथर है उसकी, यानी एक पराग कोश है उसकी संरचना, उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो लघु बीजाणुधानी है ये क्या होती है। इसके बारे में जो लघु बीजाणुधानी है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती है। तो हमने अभी स्टडी किया था, सबसे बीच में उनमें स्ट्रक्चर थी, उसका नाम था लघु बीजाणुधानी। ठीक है, यानी माइक्रो स्पोरेंजियम, सॉरी रेंजियम। ओके, तो अब हम लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है, एंथर वाली, तो उसमें हमने कहा था पर इसके हर कोने में एक लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने बाहर निकाला है, इसकी कोशिका यानी जो सेल है उनके बारे में देख रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, और ये जो ग्रुप है उस देखो आपको पता है कि जो सेल्स ऑफ ग्रुप है, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह है, उनको हम उत्तक कहते हैं। तो इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी हम बोल देते हैं बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक होते हैं। कंप्लीट है। अब क्या होता है कि अगर हम इनकी एक कोशिका को बाहर निकाल लेते हैं तो इसकी एक कोशिका है ये हमें 2n पोजीशन में मिलती है। 2n पोजीशन का मतलब क्या हो गया, द्विगुणित मिलती है। कंप्लीट है, यानी डिप्लॉयड मिलती है। डिप्लॉयड या द्विगुणित का मतलब क्या हो गया, जितने गुणसूत्र होते हैं उतने पूरे पाए जाते हैं। मान लेते हैं इसमें 18 गुणसूत्र है तो 18 के 18 होंगे। किसी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं हम अगुणित हैप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड है, यानी पूरे के पूरे इनमें गुणसूत्र होंगे। अब ये जो कोशिका है इसका नाम होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसका नाम होता है, यानी हम इसको बोल देते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, इसका नाम हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस कोशिका के अंदर क्या होता है, एक विभाजन होगा। विभाजन कौन सा होता है इसमें, देखें आपको देख के बताना है कि इसकी वजह से गुणसूत्र है इनमें वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विभाजन आपको पता है 2 बार होता है, यानी ये डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न ऐसा है जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे। तो इस तरह इनमें क्रोमोसोम इन सेल के अंदर हाफ हमें मिलते हैं। तो आपको इनको देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन हुआ ये आप बता दिए। देखें ये हो गया हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम बोल देते हैं मियोसिस हो जाता है। तो ये तो हो गया अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी हम इसको बोल देते हैं मियोसिस सेकेंड।
ठीक है। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। अर्धसूत्री विभाजन की अलग अलग प्रावस्थाएं पढ़ी थी, फेजेस पढ़ा था, प्रोफेज इस तरह करके, एक तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जितनी भी होती है उनके नाम आपको कमेंट में डालना है, कमेंट में देना है इनका नाम। ठीक, कंप्लीट है। अब इनसे हमारे पास क्या हो गई, 4 सेल मिल गई है। 4 सेल को हम क्या कहते हैं, इनका नाम होता है लघु बीजाणु। ठीक है, इनको बोल देते हैं हम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ओके, अब ये जो 4 लघु बीजाणु बने, देखो इसका नाम क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसलिए कि ये इनकी माता है, ये डॉटर सेल है, संतति कोशिका है, पुत्री कोशिका है, ये इनकी माता है, यानी ये मदर सेल है, इनकी मातृ कोशिका है। इस वजह से इसका नाम हो गया लघु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो चारों के चारों कोशिकाएं हैं ना, ये चारों जो सेल है, ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, ऐसे जुड़ी हुई रहती है। कंप्लीट है, ऐसे जुड़ी हुई रहेगी। एक कोशिका इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरी कोशिका है वो यहाँ प्रेजेंट है, तीसरी कोशिका है वो यहाँ है, और चौथी 4 कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है। चारों कोशिकाएं एन अवस्था में है। एन का मतलब होता है इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिल रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गुणसूत्र 18 थे, तो यहाँ गुणसूत्र इनमें 9 ही मिलते हैं। तो ये जो 4 कोशिकाओं का एक समूह है बन जाता है, और इस समूह को हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क हम इनको कह देते हैं। और हाँ, आपको नोट्स की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स इनके है वो आपके, उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारा एक ऐप भी लॉन्च हो जाएगा, उसके द्वारा आप उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हो हिंदी वालों के लिए। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि इनको आपस में जोड़े रखने के लिए एक कार्बोहाइड्रेट काम करता है यहाँ पर, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है केलोज। ठीक है, केलोज है कार्बोहाइड्रेट, वो इनको क्या करेगा, आपस में जोड़े रखेगा। अब तो देखो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था जिनके नाम के आगे OSC यानी ओज मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट का नाम है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम होता है केलोज। अब एक एंजाइम आता है, ठीक है, जिसका नाम होता है केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम आता है, तो देखिए इनके नाम के आगे ASE है, एज नाम है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा। इनसे चारों के चारों कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। तो चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसका नाम मैंने बताना भूल गया था। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये ज्वाइन रहता है केलोज कार्बोहाइड्रेट से, फिर इसका डाइजेशन कर देगा केलेज एंजाइम, जिससे चारों कार्बो जो है ये सेल ये सेपरेट हो जाती है, अलग अलग नहीं बनती, ये साथ में ही बनती है, फिर ये सेपरेट होती है बाद में। कंप्लीट है। तो इस प्रकार एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उनसे 4 क्या बन जाते हैं, लघु बीजाणु बन जाते हैं। मान लेते हैं इसमें 1000 होती कोशिकाएं, तो 4000 लघु बीजाणु हमें मिल चुके होते। अब इन लघु बीजाणु में क्या होता है, तो देखें लघु बीजाणु की संरचना मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एन अवस्था में है, ये लघु बीजाणु है। अब इनमें विभाजन होकर ये बनाता है क्या, पराग कण बनाता है, जिनको हम बोल देते हैं पोलन ग्रेन बनाता है, पराग कण बनाता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो एंजाइम है केलेज, इसका स्राव कौन कर रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसका स्राव यानी इसको सेक्रेशन करने का काम कौन कर रहा है, टेपिटम की कोशिकाएं करती है। और एक चीज़ याद रखना है, टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं टेपिटम की कोशिका में, द्विकेंद्रक की कोशिका है ये। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास लघु बीजाणुधानी। और हाँ, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोल देंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम हो गया माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन इसको कहा जाता है। कंप्लीट है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लघु बीजाणु जनन। अब इसमें क्वेश्चन आ गया सर ये परागकण क्या है, तो चलिए अब हम इस परागकण के बारे में, तो अब हम इसमें जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन परागकण क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा था
लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन हुआ, पोलन मदर सेल में सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस, इससे हमें एन यानी हेप्लॉइड अगुणित कोशिका मिल गई थी। इसका नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी, इनसे फिर विभाजन होकर लघु बीजाणु बन गए थे, हमने इतना पढ़ लिया था, यानी माइक्रोस्पोर बन चुके थे, ठीक है, माइक्रोस्पोर बन गए थे। अब इन माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, वापस इस कोशिका में कोशिका विभाजन होता है और ये दो कोशिका बनाता है, एक आकार में बड़ी कोशिका होती है और एक आकार में छोटी कोशिका होती है। जो साइज में बड़ी कोशिका होती है उसका नाम होता है कायिक कोशिका, ठीक है, या वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, इनका साइटोप्लाज्म में थोड़ा डेंस होता है, यानी सघन होता है, इसका जीव द्रव्य इसमें आकार में बड़ी होती है, इनका इसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता है, इसका काम होता है पोषण भी प्रदान करने का काम करेगी ये यहाँ की जो कोशिका है इसको। तो जो छोटी वाली कोशिका है, ठीक है, ये आकार में छोटी है, तो इसका नाम क्या है, इनका नाम है जनन कोशिका, जनन कोशिका, या हम बोल देते हैं इसको नाम जेनरेटिव सेल, इसका नाम होता है जेनरेटिव सेल, यानी जनन कोशिका ये होती है। कंप्लीट है। ये जनन कोशिका, इसका जीव द्रव्य होता है ना, वो स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड, यानी इधर से भी नुकीला, इधर से भी नुकीला, बीच में से फुला हुआ, ठीक है, यानी हम उसको बोल देते हैं तर्कुरूपी होता है, ठीक है, और एक केंद्रक होता है इसमें। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का केंद्रक इसमें पाया जाता है, किसमें, कायिक कोशिका में। इसमें नियमित आकार का केंद्रक ही होता है, एक छोटा केंद्रक इसके अंदर होता है। एक चीज़ और याद रखना है, इसका जो जीव द्रव्य में उसमें इसकी कोशिका तैरती रहती है। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर हम डुबकी लगाते तो हम उसमें तैर रहे हैं, तो वैसे ये इसमें तैरती रहती है, फ्लोटिंग करती रहती है। कौन सी कोशिका, जनन कोशिका। कंप्लीट है। अब इनके अलावा इनमें क्या होता है, इनमें ये कोशिकाओं के चारों ओर लेयर पाई जाती है, ठीक है, ऐसे लेयर पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है इनके चारों ओर, और उनको हम क्या कहते हैं, जो अंदर की तरफ एक रहती है उसका नाम होता है अंतःचोल, और इसके बाहर की ओर कोशिक एक भित्ति और होती है, ठीक है, ये यहाँ का जो भाग है ना, ये पूरा ये भित्ति का ही पार्ट है, और इसका नाम होता है बाह्य चोल। तो दो लेयर है, अंतःचोल, बाह्य चोल, इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं एक्जाइन, और इसका नाम होता है इंटाइन। इंटाइन और एक्जाइन 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है इसमें। अब जो बाह्य चोल है ये बना होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, स्पोरोपोलेनिन, जिसका जो निर्माण करने में सहायता कौन करेगा, टेपिटम करेगा। कंप्लीट है, टेपिटम करेगा इसके निर्माण करने में, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये स्पोरोपोलिनिन है ना, ये अभी तक खोजे गए जो भी पदार्थ है, ठीक है, उनमें सर्वाधिक है ये प्रतिरोधी पदार्थ होता है, यानी हम बोल देते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट सबस्टेंट है, यानी प्रतिरोधक पदार्थ है, यानी इसका पाचन करने के लिए कोई भी एंजाइम अभी तक खोजा नहीं गया है, न ही कोई तापमान में से कोई बिगाड़ सकता है इसका, इस पदार्थ को, न ही कोई अम्ल है या कोई क्षारक है वो इस पदार्थ को बिगाड़ सकता है, इसको अपघटित कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक पदार्थ है अभी तक जितने भी सजीव में पाए जाने वाले पदार्थ हैं उसके अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, जो परागकण है ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, वो जीवाश्म के रूप में भी संरक्षित रह सकते हैं। कंप्लीट है। अब जो अंतःचोल होता है, ठीक है, ये बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। ये देखो इसके नाम में भी लोज आ रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और पेक्टिन का, सेल्यूलोज और पेक्टिन का इंग्लिश का नाम भी यही है, सेल्यूलोज का बना होता है एंड पेक्टिन का बना होता है। कंप्लीट है। ओके, एक चीज़ और याद रखना है, ये जो अंतःचोल होता है ये सतत होता है, यानी हम बोल देते हैं ये रेगुलर होता है, इसमें डिसकंटिन्यूस नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई होल आदि कुछ भी नहीं होते, रेगुलर स्ट्रक्चर है ये इस तरह। लेकिन जो बाह्य चोल होता है ये इरेगुलर होता है, यानी हम बोल देते हैं असतत होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस हम बोल सकते हैं या इरेगुलर बोल सकते हैं। इनके ऊपर होल प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर,
ठीक है, और उनको हम कहते हैं जैम पोर। पोर का मतलब होता है होल, यानी हम हिंदी में बोल देंगे जनन छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है। तो इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, बाह्य चोल पर इन पे पाए जाते हैं जनन छिद्र यानी जरम पोर पाए जाते हैं। कंप्लीट है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो परागकण होता है ना, ये होता है नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद जिसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में मेल गेमिटोफाइट। ये मेल गेमिटोफाइट होता है। अब युग्मकोद्भिद या गेमिटोफाइट किसे कहा जाता है? गेमिटोफाइट उसको कहते हैं जो गेमिट का फॉर्मेशन करता है, गेमिट बनाता है। तो इससे क्या बनेगा, आगे चलकर नर युग्मक बनेगा, यानी इनसे क्या बनता है, मेल गेमिट का निर्माण होता है। गेमिट क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो नर युग्मक का निर्माण होगा किनसे, परागकण से। अब कैसे होगा वो देख लें। अभी जो परागकण की संरचना में हमने पढ़ा है इस तरह होती है। इसमें दो कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। उसमें फिर दो लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, यानी बाह्य चोल और अंतःचोल। और फिर उनके ऊपर अब जो बाह्य चोल है उस पर छिद्र होते हैं जिनका नाम जन्म छिद्र है, जनन छिद्र होता है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जनन छिद्र से एक नलिका निकलती है। ऐसे जनन छिद्र से एक नलिका निकलेगी और कहा जाता है कि इसका निर्माण ये कायिक कोशिका कर रही हो। ठीक है, ये क्या करती है, नलिका का निर्माण। ऐसा लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि इस नलिका, इस ट्यूब का निर्माण ये कायिक कोशिका करती है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है। ऐसे मान्यता है कि ये करती है। ठीक है, अब इनके अलावा जो जनन कोशिका है ये विभाजन करेगी। ठीक है, इसमें विभाजन होगा। विभाजन कौन सा होगा, ये पहले से दोनों कोशिकाएं एन पोजीशन में है, यानी दोनों कोशिकाएं अगुणित है, हेप्लॉइड है। और याद रखना है कि जो कोशिका हेप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, उसमें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस नहीं होता, उसमें समसूत्री विभाजन ही होगा। तो इस कोशिका में, जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस होगा, इनमें मियोसिस कभी हो नहीं सकता। अब इसमें विभाजन होकर क्या करेगा, ये दो कोशिकाएं बना लेता है जो पराग नलिका के अंदर आ जाती है। इस नलिका का नाम होता है पराग नलिका। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं पोलन ट्यूब। इसका निर्माण कर लेती है और इसमें पाए जाते हैं दो केंद्रक और जिनका नाम होता है नर युग्मक। दो कोशिकाएं होती है, केंद्र की नहीं है। ये क्या है, ये दोनों नर युग्मक है जो दोनों एन अवस्था में है, यानी हेप्लॉइड है, अगुणित होते हैं। नर युग्मक, आपको पता है युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, तो ये अगुणित होते हैं। कंप्लीट है। तो इस प्रकार ये हमारे पास संरचना हो गई परागकण की। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। हमें इस मंथ के लास्ट तक कम से कम 4000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो वो करने में आप हेल्प करें। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।